गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे हमारी जो यूनिट है अमाइंस उसकी बैक एक्सरसाइज। तो मैं आपको सबसे पहले बुक शो करना चाहूँगा। ये देखिए मेरे पास अनसोल्ड बुक है एनसीईआरटी की। आप लोगों ने भी यही रखनी है क्योंकि अगर आप सोल्ड बुक रखोगे तो फिर आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिट पढ़नी है अच्छे से, उसके बाद बैक एक्सरसाइज पे आएंगे। तो ये बैक एक्सरसाइज है, मैं कोशिश करूंगा कि आज इसको कंप्लीट करूं। तो हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और लेट अस सी, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो मैं जो कैमरा है वो मैं बोर्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे। तो शायद मैं थोड़ी देर के लिए आपकी स्क्रीन पे ना रहूं, पर लेकिन बोर्ड आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए। तो लेट अस सी, तो हम लोग थोड़ा सा बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये मैं बोर्ड की तरफ ले आया हूँ कैमरा को। चलिए तो बेटा जी हम शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें। तो अगर मैं आपको एक बार शो करना चाहूँ तो हमारे पास 13.1 क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो लेट अस सी 13.1 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इनका कहना है कि राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो यानी कि क्या किया गया है, जैसे मैं अगर आपको अब शो करूँ तो हमें यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और उन कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखना है हमें, और साथ में उन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवीजन देते हैं। तो लेट अस सी, जो हमारा फर्स्ट वन होता है, ये आ गया हमारा फर्स्ट वन। ये हमारा पहला कंपाउंड है। तो अगर मैं अभी इस कंपाउंड को देखूं तो मैं इसको ओपन करके बना रहा हूं। ये मैंने इसको ओपन करके बनाया, ये लीजिए, ठीक है। अब मुझे इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। जब बेटा आप IUPAC नेम लिखते हैं तो आप इस तरह का जो ग्रुप होता है वो बेशक अमीन ही रहेगा, पर लेकिन आप उसको एज ए साइड चेन ट्रीट करते हो। तो मीन्स आपने पहले कार्बन की मेन चेन लेनी है। तो कार्बन की जो मेन चेन बन रही है मेरे पास 3 कार्बन की बन रही है, 1 2 3। और अब हमने कोशिश करनी है कि ये जो ग्रुप है इसको हम छोटा नंबर दें। तो यहाँ पर तो बाय चांस हमें दोनों तरफ से ही नंबर 2 मिलेगा, तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूँ 1 2 3। तो अब मैं अगर देखूँ तो ये हमारे पास जो अमाइन आया वो नंबर 2 पे आया। तो ये जो मेरा कंपाउंड होगा इसका नाम क्या पड़ेगा, वर्ड रूट प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और सेकेंडरी सफिक्स आएगी अमाइन, कौन से नंबर पे, सेकंड पे। अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं पहला वोवल कैंसिल कर सकता हूं और जो हमारा नाम पड़ेगा क्या पड़ेगा बेटा, प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये हमारे पास पहला कंपाउंड है जिसका नाम पड़ेगा प्रोपेन 2 अमाइन। अब जब आपने बेटा यहाँ पे डिग्री चेक करनी होती है तो आपने क्या करना है, नाइट्रोजन के ऊपर स्टार डाल देना है। ये जैसे मैंने यहाँ स्टार डाल दिया। अब आपने देखना है कि इसके साथ कितने कार्बन अटैच है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन अटैच है, तो इसलिए इस कंपाउंड की जो डिग्री रहेगी वो 1 डिग्री रहेगा। नाउ मूव टू सेकंड वन। अगर मैं अब आपके साथ दूसरा कंपाउंड यहाँ पे शेयर करूं जो इन्होंने एनसीईआरटी में हमें दिया है, लेट अस सी। ये कंपाउंड मुझे दिया गया है। तो अब मैं अगर इसको ओपन करके बनाऊं तो ये कुछ मेरे पास इस तरह से बनेगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो वही जैसे हमने पहले रूल किया था, 3 कार्बन की चेन आ रही है, नंबर 1 पे ही आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो बहुत अच्छी बात है। तो वर्ड रूट क्या बनेगी, अगेन प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, और नंबर 1 पे ही अमाइन है। पहला वोवल कैंसिल करेंगे तो नाम क्या पड़ेगा, प्रोपेन 1 अमाइन। और अगर हम लोग इसकी डिग्री चेक करेंगे तो इट विल बी अगेन 1 डिग्री। ये हमारे पास 1 डिग्री कंपाउंड होने वाला है। तो आप इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। नाउ मूव टू नंबर 3rd कंपाउंड की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग 3rd कंपाउंड देखें यहाँ ध्यान से, तो ये हमारे पास 3rd कंपाउंड है, CH3NH CH3 ट्वाइस। तो अब मैं अगर इस कंपाउंड को खोल के बनाऊं तो लेट अस सी क्या है। ये हमारे पास कंपाउंड है। तो अब जब हमें ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो सबसे पहले डिग्री चेक कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने स्टार डाला, तो अगर मैं स्टार डालने के बाद देखूं तो ये मेरे पास 2 डिग्री अमाइन बन रहा है क्योंकि एक कार्बन इस तरफ है CH3 और एक CH के तौर पे कार्बन इस तरफ है। अब जब बेटा जी इस तरह के कंपाउंड की नेमिंग होती है तो वही रूल जैसे पहले फॉलो होता था। यहाँ पर हमारे पास जो मेन चेन बनेगी वो ज्यादा कार्बन वाली बनेगी। तो मेन चेन ये बन रही है हमारे पास, ये जिसमें 3 कार्बन है, और ये हमारे पास एक तरह से ये भी चेन है, पर लेकिन ये मेन चेन में नहीं आएगी, एज ए प्रीफिक्स साइड चेन के तौर पे ट्रीट होगी।
तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, 1 2 3, जैसे हमने पहले किया था। तो वही नाम जो मेरा पड़ेगा पहले की तरह, क्या पड़ेगा? मैं सीधा लिख रहा हूं, प्रोपेन 2 अमाइन। तो नाम मेरा यहाँ पर पड़ा प्रोपेन 2 अमाइन। और अगर मैं देखूं N के साथ एक कार्बन है, तो N के साथ एक कार्बन क्या बनेगा? N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो यहाँ पर जो IUPAC नेम रहेगा वो रहेगा N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डिग्री आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 चेन है, इसका मतलब कितने डिग्री रहेगा? ये 2 डिग्री कंपाउंड रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखूं तो लेट अस सी, यहाँ पर ये है हमारे पास थ्राइस CnH2, बट इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला बोला जाता है कि जब आप इस तरह से कंबाइन करके लिख दें तो ये वाला जो कार्बन है मैंने इस पे स्टार डाल दिया इस बार, ताकि मेरे को अलग से दिख सके। तो यहाँ पर इसके साथ 3 CH3 एसोसिएटेड है लाइक दिस, ये कंपाउंड बना मेरा। तो पहले अगर हम लोग डिग्री पता करें तब हम लोग N के ऊपर स्टार डालेंगे, तो N के साथ एक ही कार्बन लगा हुआ है तो दैट मींस 1 डिग्री। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर अगेन नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो अब मेरे पास ये भी एक साइड चेन की तरह ट्रीट होगा। मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप है बट लेकिन इसका कोई नंबर 1 नहीं मिलता, ये जोन से नंबर पे आता है उसी नंबर पे काउंट होता है, जैसे अल्कोहल होता था। तो अब ये 2 पे आया, तो अब मेरे पास मेन कार्बन 3 है, तो वर्ड रूट पहले की तरह क्या आएगी? प्रो एन, और 2 पर आएगा अमाइन, तो नाम तो पड़ेगा इसका प्रोपेन 2 अमाइन। और साथ में जो 2 नंबर कार्बन है मेरे पास, इसमें कौन सा ग्रुप होगा? मिथाइल। तो अगर आप IUPAC नेम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारा IUPAC नेम क्या पड़ रहा है? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। और अगर डिग्री चेक करें तो N के साथ क्योंकि एक ही कार्बन अटैच है तो दैट मींस कि श्योर है कि ये 1 डिग्री रहने वाला है हमारे पास। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अगले की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगला हमारे पास कौन सा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे कंपाउंड दिया गया C6H5N और CH3, ये मुझे कंपाउंड दिया गया है। तो मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ बेटा, तो पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए इसका क्या नाम पड़ता है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो अब आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे केस में ना हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप लोग इन दोनों को साइड चेन की तरह ट्रीट कर दें, क्लियर, या फिर आप लोग क्या करें, इसको एज ए डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन लें। तो बेटर रहेगा कि हम लोग इसको एज ए डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन लें। तो ये जो मेरा कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड मेरा एनिलीन होता है जब रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा। एनिलीन में अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक को सब्स्टिट्यूट कर दिया मिथाइल ग्रुप से, तो अब हमारे पास ये एज ए साइड चेन ट्रीट होगा और इसका नाम क्या पड़ेगा? N मिथाइल एनिलीन। तो इस तरह से जो मैं इस कंपाउंड का नाम लिख सकता हूँ IUPAC, वो क्या नाम लिख सकता हूँ अगर आप ध्यान से देखें तो N मिथाइल एनिलीन। तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एनिलीन के डेरिवेटिव के तौर पे चलें। अब मैं स्टार डाल रहा हूँ, डिग्री चेक करिए कितने डिग्री बन रहा है? 2 डिग्री बन रहा है हमारे पास। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब ये जो अगले कुछ कंपाउंड दे रखे हैं ना, ये आपके पास +1 में होते थे। तो मैं जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपाउंड नंबर 6, ये कंपाउंड नंबर 6। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं देखूं तो एक N दे रखा है सेंटर में, इसके साथ एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, नीचे की तरफ भी 2 कार्बन की चेन है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे कि एक जो बड़ी कार्बन चेन होती थी उसको मेन कंसीडर करते थे। तो यहाँ पर 2 कार्बन की चेन मेन कंसीडर होगी, तो ये मैंने एज ए मेन कंसीडर कर ली। इसके बाद हम लोग क्या करते थे बेटा जी, ये जो हमारे पास होंगे कार्बन्स, दे विल बी कंसीडर्ड एज साइड चेन, तो इनको हम लोग साइड चेन कंसीडर करते थे। लेकिन आपने यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल साइड चेन नहीं है, ये N से अटैच है। तो जब आप लोग इसका नाम लिखोगे एज ए प्रीफिक्स तो आप N अटैच करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं मेन पार्ट में देखूं तो मेरे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगी? इथेन अमाइन। तो यहाँ पर नाम क्या पड़ेगा? इथेन अमाइन पड़ेगा मेरे पास। इसके बाद में अगर यहाँ पर आऊं तो N के साथ मेरे पास मिथाइल है और N के साथ इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है। तो व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? N-मिथाइल इथेनम। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ेगा? N-मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है जी। अब आ जाइए लास्ट वन की तरफ।
अगर मैं अंतिम देखूं यहाँ पे क्या दे रखा है, तो लास्ट वन अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे इस तरह का कोई कंपाउंड दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया। अब अगर आप चाहें तो मैंने आपको अभी बताया था कि इस कंपाउंड को आप लोग एज ए डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन लिख सकते हैं, तो मैं भी एज ए डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन ही लिखूंगा इसको। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो सकता है, या फिर मेटा ब्रोमो एनिलीन भी आप इसको बोल सकते हो। तो बड़ा नॉर्मल सा कंपाउंड था। तो अभी मैंने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अब अपना वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन दोबारा करके देखें पूरे का पूरा, कि आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूं तो लेट अस सी क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं, 13.2 की तरफ आता हूँ। कह रहे हैं कि गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कंपाउंड के पेयर्स दिए गए हैं और हमें इन्हें अलग करना है। तो मैं एक बार के लिए आपको पूरा टेस्ट बताऊंगा, लेकिन अगर वो दोबारा से रिपीट होगा तो फिर मैं सिर्फ उसका नेम लिखूंगा आपके लिए। तो पहला केस में अगर देखूं यहाँ पर, तो मुझे दिया गया मिथाइलअमीन एंड साथ में दिया गया डाइमिथाइलअमीन। तो अब अगर मुझे इनको अलग करना है तो मिथाइलअमीन मेरा ये वाला कंपाउंड होगा CH3NH2 और डाइमिथाइलअमीन होगा बेटे मेरा ये वाला कंपाउंड, ये डाइमिथाइलअमीन होगा। तो यहाँ पे अगर बात आती है तो आप लोग कई टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको टेस्ट के नाम बताऊं, आप यहाँ पे हिंसबर्ग टेस्ट लगा सकते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट की खास बात क्या थी कि इसकी मदद से तीनों अलग हो जाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो आप चाहें तो आप तीनों को अलग कर सकते हैं, 1, 2 और 3 डिग्री। नंबर 2 पे आइए आप लोग एक टेस्ट लगा सकते हैं, लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। तो जो लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है, इसकी खास बात क्या होती है कि 2 डिग्री को सेपरेट करेगा 1 डिग्री से। या फिर आप लोग एक और टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, कार्बाइलअमीन टेस्ट। कार्बाइलअमीन टेस्ट की खास बात क्या होती है बेटे कि ये 1 डिग्री को अलग करता है 2 डिग्री से, 3 डिग्री से। या फिर एक फोर्थ जो टेस्ट होता है वो एजोडाई टेस्ट होता है। तो जो एजोडाई टेस्ट है आपका, ये आप लोग एनिलीन के केस में लगाएंगे कि अगर आपको एनिलीन को किसी से सेपरेट करना है। तो मैं धीरे धीरे आपको सारे टेस्ट जहां भी यूज होगा वहां बताऊंगा। तो यहाँ पे क्योंकि इस केस के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है। जैसे हमने पहले स्टार डाला था, मैंने स्टार डाला तो 1 डिग्री अमाइन है, ये मेरे पास 2 डिग्री अमाइन है। तो यहाँ पे मेरे सारे टेस्ट लग सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि एजोडाई को छोड़ दें अगर हम लोग। तो फिर मैं यहाँ पे कौन से टेस्ट के साथ जाऊंगा, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा बेटा, लीबरमैन भी लगा सकते हो, कार्बाइलअमीन भी। तो मैं पहले कार्बाइलअमीन टेस्ट लगा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए कार्बाइलअमीन टेस्ट लिखा। तो बेटा जो टेस्ट होता है ना वो 1 मार्क आता है, तो इसमें कोई साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फिर भी मैं आपको एज ए रिएक्शन भी ये बता रहा हूँ। तो ये मान लीजिए हमने ले लिया 1 डिग्री अमाइन, क्लियर। तो कार्बाइलअमीन में हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से क्लोरोफॉर्म डालते हैं। तो ये हमने क्लोरोफॉर्म डाला, यानी आपने लैब में टेस्ट ट्यूब लेनी है, थोड़ा सा उसके अंदर क्लोरोफॉर्म डालना है। इसके बाद उसके अंदर आपने KOH अल्कोहल भी डालना है, KOH अल्कोहल। तो जब आप ये काम करेंगे, इसके बाद थोड़ा स्लाइड हीटिंग करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी 1 डिग्री अमाइन होती है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड। तो ये आइसोसाइनाइड के अंदर बदल जाती है। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो जैसे ये कंपाउंड जो मेरा रहेगा, ये रहेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, या आइसोनाइट्राइल भी बोला जाता है इस तरह के कंपाउंड को। अब मैं अगर साइड प्रोडक्ट पर आऊं तो साइड प्रोडक्ट मेरा निकलेगा 3KCl और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के। तो आप अगर यहाँ बैलेंसिंग चाहें तो यहाँ 3KOH ले सकते हो, पर टेस्ट में कोई जरूरी नहीं होता। होता है क्या बेटा, जब आप इस टेस्ट ट्यूब को लेंगे क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहल डालने के बाद, तो जैसे ही आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसकी बड़ी ऑफेंसिव स्मेल होती है, बड़ी फोल स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है। तो अगर वो स्मेल आ रही है तो ये कंफर्म करेगा कि यहाँ आइसोसाइनाइड बना है। तो अगर आइसोसाइनाइड बना है तो पक्का 1 डिग्री अमाइन रहेगा। फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए 2 डिग्री अमाइन के साथ हम लोग इस टेस्ट को लगाएं, सेम चीज आप प्लस में ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो नो फॉल स्मेल, कोई फॉल स्मेल नहीं आती। तो जब फॉल स्मेल नहीं आ रही है तो यानी कि वो कितने डिग्री ऑयल वो अमीन रहा होगा, 2 डिग्री। तो यहाँ पर आप ये वाला टेस्ट लगा सकते हो, क्लियर बेटा। अब आ जाइए नेक्स्ट सेकंड पेज देखें। अगर हम लोग सेपरेशन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको धीरे धीरे
हर एक में अलग अलग तरह से टेस्ट अप्लाई करा के दिखाऊं। तो यहाँ पे जो मेरे पास दे रखा है, ये दे रखा है इसने सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। तो अब आपको क्या करना है, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को अलग करना है। तो लेट अस सी। तो बेटा जी ये मेरे पास सेकेंडरी अमाइन रहेगा R2NH अगर मैं लिख देता हूँ, और ये मेरे पास रहेगा टर्शरी अमाइन R3N। तो जब मुझे इनको अलग करना है तो मैं कार्बाइल तो लगा नहीं सकता क्योंकि वो तो 1 डिग्री अमाइन की प्रॉपर्टी है। तो मैं अब आपको यहाँ पे लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट लगा के दिखाऊंगा जो 2 डिग्री के लिए स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लगा रहा हूँ लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले बेटा जी 2 डिग्री अमाइन ले लेंगे। ये हमने 2 डिग्री अमाइन लिया और साथ में ये हमने 3 डिग्री अमाइन ले लिया R3। तो इसमें बेटा जी हमें नाइट्रस एसिड मिलाना आता है HON। क्लियर है सबको? जो किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में। तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ से साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। तो वाटर मेरे पास साइड प्रोडक्ट निकला। तो अगर मैं अब इसको जोड़ देता हूँ, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड होता है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे N के साथ मेरे पास कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रोसो। तो ये जो NO ग्रुप है इसको नाइट्रोसो बोला जाता है क्योंकि ये अमीन वाली N के साथ लगा है ना, तो इसलिए मैंने आगे कैपिटल N लगा दिया। तो इसका नाम क्या होगा, N नाइट्रोसो। 2 अल्काइल ग्रुप है तो मैं क्या लिखूंगा, डाई अल्काइल अमाइन। क्लियर सबको? तो बेटा ये जो मेरे पास कंपाउंड बनता है ये मेरे पास एक येलो ऑयली लिक्विड बनता है। जैसे सरसों का तेल होता है ना, तो उस तरह का येलो ऑयली लिक्विड बनता है। पर लेकिन येलो जो कंपाउंड बना है वो तो कई बार सल्फर की वजह से भी बन सकता है। तो अगर आपने अब कंफर्म करना है इसको, तो हम लोग इसको फर्दर क्या ट्रीट करते हैं, हम इसके साथ ट्रीट कर देते हैं फिनोल। अब इसको फिनोल के साथ ट्रीट कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपने इसको ट्रीट कर देना है येलो कंपाउंड जो बने। तो जैसे ही अगर मान लीजिए ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि 2 डिग्री अमाइन था। अगर फिर भी अभी आपको डाउट है तो आप इसको बेस के साथ मिला दीजिए NaOH एक्वस के साथ, तो फर्दर कलर चेंज देगा आपको। तो जनरली यहाँ पर ब्लू कलर या वॉयलेट कलर इस तरह से आ जाता है, तो वो फर्दर कंफर्म करेगा आपको कि ये हमारे पास 2 डिग्री अमाइन रहा है। 3 डिग्री अमाइन के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, नो रिएक्शन। तो बेटा जी जो ये टेस्ट कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। तो इसकी मदद से आप लोग 2 और 3 को सेपरेट कर सकते हो। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ आए तो लेट अस सी थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो हमारे पास। यहाँ पे क्या कहना है कि एक दे रखा है हमारे पास इथाइल अमाइन एंड सेकंड वन इज एनिलीन। तो ये मेरे पास इनको सेपरेट करना चाह रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मेरे पास बेटा जी एनिलीन का केस आता है तो फिर मैं एजोडाई टेस्ट करूँ। एक अच्छे बच्चे को सभी टेस्ट आने चाहिए, तो मैं यहाँ पर एजोडाई टेस्ट करूंगा। वैसे तो इस केस में अगर मान लीजिए क्योंकि एनिलीन भी 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, तो कार्बाइल अमीन तो चल नहीं सकता, हिंसबर्ग भी यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा टेस्ट कामयाब रहेगा वो सिर्फ एजोडाई रहेगा। तो एजोडाई टेस्ट में बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले डाइजोनियम सोल्ट ले लेते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपके लिए डाइजोनियम सोल्ट ले लिया, अगर मैं यहाँ आपको शो कर पाऊँ तो ये हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता होता हूँ BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आपने क्या करना है, इसके साथ आपने एनिलीन ले लिया। तो ये मैंने यहाँ पे एनिलीन लिया, ये मैंने एनिलीन लिया, और यहाँ पर क्योंकि बेसिक मीडियम है तो पीएच जो लेनी पड़ेगी एसिडिक लेनी पड़ेगी, तो 4 से 5 पीएच ले लेते हैं। बेटा मैं जो आपको इसके बाद बता रहा हूँ वो मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ एक याद करने के लिए ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो ये हमारे पास पैरा पोजीशन है, यहाँ का H रिमूव हो जाता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि एज ए एनायन एक्ट करता है। जब ये एज ए एनायन एक्ट करेगा तो ये एनायन अटैक करता है इस नाइट्रोजन को, जो ये नाइट्रोजन है, और जो बॉन्ड शिफ्ट है वो प्लस वाले नाइट्रोजन के ऊपर चला जाता है। तो अगर मैं अब यहाँ आपको प्रोडक्ट बना के दिखाऊं तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बन जाता है।
तो ये मेरे पास प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे। ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा जी, इस प्रोडक्ट को हम लोग एजोडाई बोलते हैं, ये एजोडाई कहलाता है। और यहाँ पर जो इसका कलर होता है वो येलो कलर आता है। तो ऐसे ही अगर ये टेस्ट आपने फिनोल के लिए किया हो तो फिर वहां पे ऑरेंज कलर आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने जो टेस्ट करवाया है, ये टेस्ट आप लोग स्पेशली किसके केस में लगाओगे, एनिलीन के केस में लगाओगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगला एग्जांपल कौन सा आता है हमारे पास, लेट अस चेक। यहाँ पे इनका कहना है कि आप एनिलीन को और बेंजाइल अमीन को सेपरेट करें। तो ये मेरे पास एनिलीन आ गया, एंड दूसरा कौन था मेरे पास, बेंजाइल अमीन था। तो पहले अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये मेरा एनिलीन फॉर्म होगा, और ये मेरा जो फॉर्म होगा दिस विल बी माई बेंजाइल अमीन, ये बेंजाइल अमीन होगा। तो मैं अगर अब चेक करूं ध्यान से, दोनों ही 1 डिग्री है। अब चेक कर सकते हो, एन के साथ यहाँ भी एक कार्बन लगा है, एन के साथ इसका ये जो जिसको मैं डॉट बना रहा हूँ ये कार्बन लगा है, दोनों 1 डिग्री है। तो फिर दिक्कत वही है, हिंसबर्ग नहीं यूज कर सकते, कार्बाइल अमीन नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे भी आप एजोडाई टेस्ट लगाओगे जो एनिलीन पॉजिटिव देगा आपका। क्लियर है? तो ये चीज मैं अब आपको क्लियर कर चुका हूँ, तो बार बार नहीं करेंगे हम लोग, हमें अब क्लियर है यहाँ पर कि हम लोग कौन सा टेस्ट लगाएंगे, एजोडाई टेस्ट लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला कौन सा आ रहा है एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट में अगर मैं देखूं आपके पास, तो मुझे सेपरेट करना है, एनिलीन है एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो जब मैं इस केस में आता हूं, एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन के केस में, एक मिनट रुकिए बेटा, मार्कर मैं चेंज कर लूं, तो फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ क्या करें। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो एनिलीन हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना है हमारे पास एनिलीन, और ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर मेरे पास बना है एन मिथाइल एनिलीन। तो अब मैं अगर इनको अलग करना चाहता हूं, पहली बात आप लोग इसकी डिग्री चेक करें, कितनी डिग्री है, 1 डिग्री। तो आप इसको कार्बाइल अमीन से अलग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप लोग कौन सा टेस्ट लगाएं, कार्बाइल अमीन टेस्ट लगाएं। तो आप इसको कार्बाइल अमीन की मदद से सेपरेट कर पाए। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट आपको आता है, वो मैंने अभी पहले करवाया है, तो उसकी मदद से आप इसको अलग कर सकते हो। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ये बता देता हूँ कि जब ये रिएक्ट करेगा हमारा क्लोरोफॉर्म ऑफ KOH अल्कोहल के साथ, तो ये हमारा आइसोसाइनाइड बनाएगा, जिसकी ऑफेंसिव स्मेल होगी, फोल स्मेल होगी। तो आप इसको अलग कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइन था, तो लीबरमैन नाइट्रोसो भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड वन हिंसबर्ग है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो जब हमारे पास आगे आएगा तो वहां बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको 3 टेस्ट क्लियर किए यहाँ पे। अगर आपने देखा, मैंने कार्बाइल अमीन कराया आपको, दूसरा मैंने आपको लीबरमैन नाइट्रोसो भी करवाया, और तीसरा मैंने आपको एजोडाई भी करवा दिया। क्लियर? तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 13.3 की तरफ। तो देखिएगा, ये 13.3 क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 13.3 का एक पार्ट कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, यानी रीजन ही पूछ रहे हैं एक तरह से। पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल एनिलीन। यानी पीकेबी कंपेयर करना है हमें। एक तो हमें दिया गया एनिलीन और एक हमें दिया गया बेटा यहाँ पे मिथाइल एनिलीन। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो एनिलीन और मिथाइल अमीन है, दोनों के दोनों लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं। और अगर ये लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं तो इनके ऊपर लोन पेयर होगा यहाँ पे। तो लोन पेयर है दोनों के ऊपर। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, इनमें से अच्छा बेस वो होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो बड़ा आराम से प्रोटोनेशन कर सकेगा। सीधी भाषा में बात करूं तो डोनेशन कौन होगा, जिसके पास कुछ होगा ना वही तो डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दैट विल बी बेटर लुईस बेस। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व। तो जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए ऑर्गेनिक, तो मैंने तुम्हें रेजोनेंस की कंडीशन कराई थी, X डबल बॉन्ड Y Z के ऊपर लोन पेयर। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, पर लेकिन मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, मिथाइल अमीन के केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके साथ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। और इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अगर मैं आपसे बेसिसिटी ऑर्डर पूछूं यहाँ पर,
तो जो बेसिसिटी है हमारे पास वो मिथाइल अमीन की ग्रेटर है देन एनिलीन। तो यानी कि एक बात तो पक्की है कि जो मिथाइल अमीन है मेरे पास वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है एनिलीन की तुलना में। तो अगर मान लीजिए मैं अब आपसे पी के बी वैल्यू पूछता हूँ, तो जो पी के बी वैल्यू होती है बेटे, पी के बी वैल्यू इज जस्ट अपोजिट ऑफ बेसिसिटी, वो बेसिसिटी के जस्ट अपोजिट होती है। तो यानी कि मैं अगर बोलूँ तो जो एनिलीन होगा दैट विल बी हैव मोर पी के बी वैल्यू देन मिथाइल। तो ये हमारा आंसर आने वाला है यहाँ पे। तो इन्होंने वैसे क्वेश्चन में ही कहा था हमें, अगर मैं ध्यान से देखूं कि पी के बी ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइल अमीन। तो आई थिंक आपको क्लियर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखता हूँ, लेट अस सी क्या कह रहा है सेकंड में। इनका कहना है कि इथाइल अमीन इज सोल्यूबल इन वाटर। यह हमें इथाइल अमीन दिया गया, कह रहे हैं कि जो इथाइल अमीन है हमारा दैट इज सोल्यूबल इन वाटर whereas aniline is not। बेटा जी आप इसमें मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। जब भी आप सोल्यूबिलिटी पानी के अंदर देखते हैं तो वो कंपाउंड पानी में सोल्यूबल होते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो अगर ये पानी के साथ सोल्यूबल हो रहा है तो इसका मतलब इसने वाटर में जाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाई है वो भी मैं रीजन देता हूं आपको। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन होती थी फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो अगर किसी भी कंपाउंड के पास आपके फोन है और वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट है एंड दे आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, तो फिर वहां जो केस होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा पानी के अंदर, करनी इसको भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी नाइट्रोजन अटैच है हाइड्रोजन के साथ। पर लेकिन आपको एक पॉइंट और पढ़ाया जाता था, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ। हाइड्रोफोबिक पार्ट बोले तो कार्बन ग्रुप के साथ। तो जितना बड़ा बेटा जी कार्बन ग्रुप लगा होगा उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो रिंग लगी हुई है, तो इस केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा वीक होगी। तो इसलिए जो इथाइल अमीन है that is more soluble in comparison to aniline, because in case of aniline due to bulky benzene ring या you can say कि bigger hydrophobic part जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है that is not possible, वो possible ही नहीं हो पाती and that's why aniline is not soluble in water। तो now move to question number third। तो मैं अगर इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखूं तो लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है। यहाँ पे इसका कहना है कि जो मिथाइल अमीन है इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें मिथाइल अमीन दिया गया है और इनका कहना है कि जो मिथाइल अमीन है रिएक्ट्स इन वाटर, पानी के अंदर लिया गया। तो यानी मैं मिथाइल अमीन के साथ यहाँ वाटर ले लेता हूँ बेटा पहले। तो अभी आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैंने कहा था कि जो हमारी मिथाइल अमीन होती है वो वाटर के अंदर जाने के बाद किसकी तरह एक्शन करती है, एक लुईस बेस की तरह एक्शन करती है, लोन पेयर होता है। तो अगर मैं वाटर को यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर वाटर आप सबको पता है कि HOOH के अंदर टूटता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। तो ये लोन पेयर जो था ये यहाँ से H+ लेगा और अगर ये लोन पेयर H+ लेगा तो ये बॉन्ड होगा H के ऊपर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन गया और हमें एज यू कैन सी साइड प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो ये जो हमें मिला ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन है और ये जो हमारा आयन बना है इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमोनियम आयन। तो ये अमोनियम आयन बन जाता है। तो एक बात तो पक्की है कि जब मिथाइल अमीन को हमने वाटर में लिया तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा जी, हाइड्रोक्साइड आयन। तो लेट अस सी इसके बाद अगर आप देखें ध्यान से हमारा जो फेरिक क्लोराइड यहाँ पे लिया गया है एक्वस के अंदर, तो वो कौन से आयन में टूटेगा अगर मैं आपसे पूछूं तो एक तो मेरे पास वो फेरिक आयन ही बनाएगा Fe3+ एक्वस और साथ में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन मिलेगा Cl- एक्वस। बैलेंसिंग इनमें कोई जरूरत नहीं होती। अब अगर आप देखें तो पहले पार्ट में मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन आ गया है, दूसरे पार्ट में जो मेरे पास आयन आया बेटा जी अगर मैं इसका नाम लिखूं तो दिस आयन इज नोन एज
फेरिक आयन। तो ये मेरे पास फेरिक आयन बनता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फेरिक आयन है और साथ में जो मेरा हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आपस में रिएक्ट करने के बाद आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मैं अगर बैलेंसिंग कर देता हूं तो इस तरह से लिख सकता हूं। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पे बेटा आप ध्यान से देखें तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, FeOH थ्राइस। और फर्दर ये हमारे पास अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप फेरिक ऑक्साइड भी लिख सकते हो, Fe2O3 डॉट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अटैच्ड वाटर होता है वो शो किया जाता है। तो अटैच्ड वाटर को मैं शो कर देता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हो जिसको आप 3H2। तो इसके बाद अगर आप बैलेंसिंग करना चाहें तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे 3 की बजाय हम लोग 6 टाइम्स कर सकते हैं इसको। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया, एक बार फिर देख लीजिए। मिथाइल अमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड रिलीज करवाएगा, फेरिक क्लोराइड से हमें फेरिक आयन मिलेगा। फेरिक आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में कंबाइन होने के बाद आपको फेरिक ऑक्साइड देगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसमें देखें तो बड़े छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो पेपर में आने वाले हैं। यहाँ पे इसका कहना है कि ऑल्दो अमीनो ग्रुप इन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। तो इसका क्या कहना है, आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास यहाँ पे बेटे होता क्या है कि जो एनिलीन होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये भी मैं आपके साथ रीजन शेयर करना चाहूंगा। जनरली हमारे पास क्या होता है कि जो बेंजीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास 5 पोजीशन है इनके ऊपर जो वेकेंट है। तो ये दोनों पोजीशन जहाँ मेरी उंगली है ऑर्थो कहलाती है, ये जो दोनों पोजीशन है मेटा कहलाती है, और ये पोजीशन पैरा कहलाती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा डायरेक्टिंग है, तो आपने रिंग के साथ फर्स्ट एटम देखना होता है। तो यहाँ पे रिंग के साथ फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है, अगर इसके पास फर्दर सारे बॉन्ड सिंगल है जैसे कि यहाँ पर हैं तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अगर एक भी बॉन्ड डबल है फिर ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो एक तो शॉर्ट ही है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्लियर। बट लेकिन उसका कहना है कि जब मैं यहाँ नाइट्रेशन करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे नाइट्रेशन कर रहा हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया मैंने और साथ में मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो उसका कहना है कि यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, साथ में मेरे पास पैरा प्रोडक्ट भी बनता है, पैरा नाइट्रोएनिलीन, और साथ में मेरे पास एक गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन, ये बना मेरे पास मेटा नाइट्रोएनिलीन। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो मेटा नाइट्रोएनिलीन बन रहा है 47% होता है। ये जो मेरे पास पैरा प्रोडक्ट बन रहा है 51% होता है, और जो मेरे पास ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है सिर्फ 2% बनता है। तो उसका क्वेश्चन है कि यहाँ पे व्हाई वी हैव दिस मेटा प्रोडक्ट, ये मेटा प्रोडक्ट हमारे पास क्यों बना है। तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि हमारे पास वो क्या रहा है, जो एनिलीन था वो यहाँ से कैटालिस्ट के तौर पे H+ यूज करता है, और क्योंकि बीइंग ए लुईस बेस ये अपने लोन पेयर की मदद से एनिलीनियम आयन में बदल जाता है। तो ये जो आपका बदला बेटा जी, दिस आयन इज नोन एज एनिलीनियम आयन। तो इस आयन को हम लोग एनिलीनियम आयन बोलते हैं, और ये जो एनिलीनियम आयन होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो इसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट बनता है। तो आपने इसमें बड़ा सिंपल लिखना है कि बाय यूजिंग you can say H2SO4H catalyst, aniline gets converted into anilinium and which is meta directing. Now let us see. Next question में हमें ये कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वाई। तो लेट अस देखते हैं कि क्या हो रहा है एनिलीन के केस में। तो बेटा जी मैंने एनिलीन लिया और एनिलीन को अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट कराना चाह रहा हूँ, लेट करो कि हम लोग करवाना चाह रहे हैं अल्काइलेशन। तो मैंने अल्काइलेशन लेनी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लिया और मैंने इसको यूज किया कैरियर के तौर पे नाइट्रस AlCl3 को बेटा जी यहाँ पे। अब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता, जो क्लोराइड था वो इसके साथ निकल जाता
और मेरे को मिथाइल एज ए कैटायन मिल जाता है यहाँ पे, या इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो। तो क्योंकि मैंने अभी पहले बताया था आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पे मिथाइल ग्रुप लग जाता। बट यहाँ पे हुआ क्या कि जो ये मेरा था, ये मैंने आपको बताया कि इसकी तरह एक्शन करता है लुईस बेस की तरह, और ये जो मेरा NitroCl है ये यहाँ पे एक्शन करता है लुईस एसिड की तरह। अब लुईस एसिड कौन होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो दैट मीन्स इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लुईस एसिड का काम कर रहा है। तो अब हमारा लुईस बेस जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके सोल्ट में बदल जाता है। तो लेटर सी कैसे बदलेगा? तो ये हमारे पास सोल्ट बन जाता है। ये अपना लोन पेयर यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, ये हमारा कंपाउंड बनता है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम लोग सोल्ट बोलते हैं। तो ये हमारा सोल्ट बनता है। क्लियर आप सबको? तो ये अगर मान लो ये कन्वर्ट ही सोल्ट में हो गया, तो इसने तो NitroCl को तो एक्शन ही नहीं करने दिया। तो जब एक्शन ही नहीं करने दे रहा तो फिर फ्रीडल क्राफ्ट कैसे होगी? तो इसलिए जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं करता। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7th देखूं या फिर 6th देखूं, तो इसका कहना है कि जो डाइजोनियम सोल्ट है ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। तो मैं आपको दोनों ही शो करता हूं। एलिफेटिक अमीन में हमारे पास क्या हो रहा है, जब आप लोग यहाँ पे डाइजोनियम बना रहे हो तो इसको आपने ट्रीट किया NaNO2/HCl, टेम्परेचर रखा 273 केल्विन से 278 केल्विन। क्लियर? या फिर मैंने आपको एक और बताया था कि आप नाइट्रस को ऐसे शो कर सकते हो HN। तो फिर बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये 3 जगह से ब्रेक होता है। तो ये जो ग्रुप था ये OH लग जाता है, यहाँ N लग जाता है, यहाँ O लग जाता है। यानी अगर मैं सीधा आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए डाइजोनियम बना भी है, जैसे कि अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहो तो आप ये कंटिन्यू कर सकते थे। ये अगर आपका बना भी है जो अल्काइल डाइजोनियम है स्टेज में, तो ये फर्दर किस में ब्रेक हो जाएगा? जैसे मैंने यहाँ शो किया है, ये हमारा फर्दर ब्रेक हो जाएगा इसी टेम्परेचर में अल्कोहल के अंदर, साथ में N2 निकलेगी, वाटर निकलेगा। तो यानी ये स्टेबल नहीं है। तो यानी यहाँ पर जो डाइजोनियम बनता है इट इज नॉट स्टेबल एट दिस टेम्परेचर। बट लेकिन अगर आप एरोमेटिक के केस में देखें, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एरोमेटिक अमीन लिया सेम कंडीशंस के ऊपर, तो मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बने। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड बने दिस इज नोन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये जो डाइजोनियम पार्ट है मैं जो बना रहा हूँ आपको, ये मेरे पास जो डाइजोनियम पार्ट बने ये बने, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे? ये वाला जो ग्रुप है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड ये इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो जब यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देख पाए, एक बार देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इस नाइट्रोजन पे देखें तो एक पेयर आया एक गया है, तो इसका चार्ज तो फिनिश नहीं हो सकता। इसका स्टिल जो चार्ज है यहाँ कैसा बॉन्ड आ गया अगर मैं आपको बताऊं तो डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर कैसा चार्ज रहेगा? प्लस, और इस वाले नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। फर्दर फिर रेजोनेंस होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा हमारा। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ प्लस आया, ये आपका कंपाउंड बना। फर्दर फिर शिफ्ट होगा, तो अगर आप देख रहे हो ये किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है मेरे पास ये पूरा पार्ट। तो ये जो पूरा पार्ट स्टेबलाइज हो रहा है बेटा जी, दिस इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, तो फर्दर ये पार्ट हमारे पास फिर यहाँ आ जाता है, ये पार्ट यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को मैं लास्ट डायग्राम बनाऊं जो नीचे नहीं दिख पा रहा आपको, तो मैं डायग्राम को इधर बना रहा हूँ, मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास ये फिर से डाइजोनियम पार्ट आ गया इस तरह से, लेकिन आप देखिए जहाँ डबल था वहां कैसा बॉन्ड आ गया? सिंगल। जहाँ सिंगल था वहां कैसा आ गया? डबल। तो यहाँ पे क्या हुई है? रेजोनेंस। और आप सबको पता है कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, तो इस वजह से कंपाउंड हमारा स्टेबल हो जाता है जो एरोमेटिक वाला होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अगर मैं इसका अगला पार्ट देखूं, यहाँ पे इनका कहना है कि जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसिंग
प्राइमरी अमीन, यानी मैं गैब्रियल तो आपको आगे बताऊंगा, मैं यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि गैब्रियल के थ्रू जो 1 डिग्री अमीन बनती है दैट विल बी प्योर, वो प्योर होती है, उसके अंदर 2 डिग्री और 3 डिग्री की इम्प्योरिटीज नहीं होती, मिलावट नहीं होती। तो इसी वजह से हम लोग गैब्रियल मेथड यूज करते हैं। तो आप इसके आंसर में सिंपल लिखेंगे कि इन केस ऑफ गैब्रियल थैलामाइड मेथड द 1 डिग्री अमीन ऑब्टेन इज प्योर एंड इट इज नॉट कंटामिनेटेड विद 2 and 3 डिग्री अमीन, तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज गैब्रियल मेथड। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो उसमें आएंगे उसमें फिर से 3 या 4 क्वेश्चन जितने हो जाएंगे कंप्लीट करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ।